बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। जो आपको नज़र आ रहा था ये बजट इजलास है, बहस हो रही है बजट के ऊपर, लेकिन मामला बजट से मियां नवाज शरीफ साहब की टेस्ट रिजल्ट्स और प्लेटलेट्स काउंट, यानी जिन्हें असद उमर साहब ने मजाक में शायद प्लेटें कह दिया, उनके ऊपर चला गया। और फिर मामला दोबारा बजट के हवाले से बात हुई। दोबारा जिनको बहुत अहम जिम्मेदारियाँ दी गई हैं इस हुकूमत के अंदर, जैसे हफीज़ शेख साहब हैं, मुशीर बराए ख़जाना है उनको, और रज़ा बाकर साहब हैं, गवर्नर स्टेट बैंक हैं उनको, ख्वाजा आसिफ साहब ने अंडरटेकर्स कहा, लिक्विडेटर्स कहा इस मुल्क की मईशत के। और खुदा न खास्ता उन्होंने ये भी कहा कि ये पाकिस्तान की मईशत की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए आए हैं। जो ये मामलात बहुत बड़े हैं, इनके ऊपर डेफिनेटली बात होगी। कोरोना वायरस के हवाले से हुकूमत का बयानिया, हुकूमत का मौक़िफ़, उस पर सवालात उठते रहे हैं। लेकिन जो बात अब सामने आ रही है वो ये कि NCOC को सरबराही करते हैं जनाब असद उमर साहब, वो भी अब ये फरमा रहे हैं कि जिस रेट पे, जिस रेशो से केसेस बढ़ रहे हैं, शायद आने वाले 1 या 2 महीने के अंदर ये मल्टीप्लाई कर जाएगी बाय मैनी फोल्ड्स, और तादाद जो अफेक्टेड लोग हैं यानी मरीज़ों की तादाद लाखों में हो सकती है। कुछ ऐसी स्टडीज़ हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है जो कि मुख्तलिफ ममालिक के अंदर किसी इंस्टीट्यूशन ने की हैं, उनके हवाले से कॉन्ट्रडिक्टिंग मामलात भी सामने आ रहे हैं कि शायद वो दुरुस्त नहीं है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो इस वक्त हालात हैं वो क्या हैं? पंजाब हुकूमत ने डिसाइड किया है कि एज़ वी स्पीक ख़ास तौर पर लाहौर, जिसे कहा जा रहा है कि वो हॉटबेड बन गया है कोरोना वायरस के हवाले से, और यहाँ पर हॉट स्पॉट्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए और इसकी जो स्प्रेड है कोरोना वायरस का लाहौर के अंदर, उसको रोकने के लिए कुछ टारगेटेड जगहों के ऊपर लॉकडाउन किया जा रहा है, जिसमें लाहौर शहर की अहम मकामात शामिल हैं। और ये लॉकडाउन कितना इफेक्टिव होता है, इससे स्प्रेड रोकने में कितनी मदद मिलती है, क्या ये सिर्फ लाहौर तक ही रुकना चाहिए या इसको पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर जहाँ पर भी हॉट स्पॉट्स हैं वहाँ पर इसका इतलाक़ होना चाहिए? प्रोग्राम में इस वाले से बात करेंगे। और आखिर में सादा ज़बान के अंदर आपको बताएंगे कि इस मुल्क की अंदर हुकूमत की मुआशी कारकर्दगी क्या रही है पिछले तकरीबन 2 साल के अंदर। मेहमानों का तारुफ करा देता हूँ जी। रियाज फतियाना साहब MNA हैं, पाक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा, बहुत शुक्रिया फतियाना साहब आपका। मियाँ जावेद लतीफ़ साहब MNA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, मरकज़ी रहनुमा है, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब आपका। नफीसा शाह साहिबा MNA, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका नफीसा शाह साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। अब क्योंकि बात कोरोना वायरस के हवाले से हो रही है, हुकूमत का एक मौक़िफ़ रहा है, बयानिया रहा है। मैं नफीसा शाह साहिबा से शुरू कर लेता हूँ। नफीसा शाह साहिबा, अभी प्रोग्राम से पहले भी बात हो रही थी, आपको भी अंदाज़ा है लाहौर में जो हालात हो गए, हुकूमत का एक ही नैरेटिव रहा है, वो कहते हैं हम कोई कन्फ्यूज़ नहीं है। असद उमर साहब ने गुज़िश्ता रोज़ भी जब बात की, उन्होंने कहा वज़ीर आज़म को पहले दिन से पता था कि ये हालात ऐसे होंगे, लेकिन मुआशी मसाइल इस मुल्क के ऐसे हैं कि हम बिल्कुल कर्फ्यू टाइप लॉकडाउन नहीं कर सकते। ये डिबेट बड़ी एक ऑन लाइव वर्सेस लाइवलीहुड की जो डिबेट है, ये काफ़ी होती रही है हमारे मुल्क के अंदर। आई डोंट नो ये कितनी ठीक है या कितनी गलत है, लेकिन हुकूमत बिल आखिर ये करना चाह रही है लाहौर के अंदर। आपको लगता है कि इसे मुल्क के बाकी शहरों में भी होना चाहिए या एटलीस्ट जो बड़े शहर हैं उनमें होना चाहिए? देखिए, इस वक्त जो 1.5 लाख लगभग लोग जो इसमें मुब्तला हैं, और वो रिकॉर्ड वो अमाउंट है जो आपने टेस्टिंग की है, जो आपकी टेस्टिंग इस वक्त भी बहुत कम है, उसमें आपके इतने सारे अमवात और उसके अलावा कई सारे अमवात ऐसे हुए हैं जो रिकॉर्ड पर नहीं है। हमें ये बताया जाए कि इस सिचुएशन का जिम्मेदार कौन है। जो कंप्लेसेंसी हमने देखी, जहां इस मुल्क का हर फर्द अब खतरे में पड़ गया है, वो कंप्लेसेंसी वजीर आजम से लेकर इनकी पूरी की पूरी जो फौज है, जो इन्होंने एक लोगों को खतरे में डाला नोइंगली कि ये कितनी खतरनाक वबा है, या उसको उन्होंने डिनाई किया या नोइंगली किया क्योंकि यह इनकी अना का मसला था। अब हमें बताया जाए कि हजारों की तादाद में जो जानों का नुकसान हुआ है, उसका कौन जिम्मेदार है? अब ये एटलीस्ट इस बात पर वही शख्स जो कल तक कहता रहा है कि एक्सीडेंट्स में ज्यादा लोग मरते हैं, इसकी फिक्र नहीं है। खुदा का शुक्र है हम इटली नहीं है, खुदा का शुक्र है हम ईरान नहीं है। अब वो खुद कहते हैं
कि वो जो केसेस की सिर्फ तादाद बताते हैं वो इटली, ईरान, फ्रांस मिलाकर उनसे आपके एक्सेस में जा रहे हैं केस। हु शुड बी होल्ड रिस्पॉन्सिबल, पहले तो ये बताया जाए। अच्छा, और इसमें मैं कोर्ट्स और लॉयर्स को भी, जो लीगल कम्युनिटी है, इन्होंने भी नैरेटिव खराब करने में अपना किरदार अदा किया है, और उस टाइम पर किरदार अदा किया है। अगर हम लॉकडाउन को थोड़ा लेके जाते ईद तक, तो शायद ये वबा इस तरीके से यहाँ स्प्रेड नहीं होती। तो इस वक्त जितनी भी प्रोजेक्शंस हैं उनको सीरियसली लेना चाहिए। डॉक्टर्स की बात सुने। डॉक्टर्स आपके लड़ रहे हैं अपनी जाने, अपने घर वालों की जाने, अपने बच्चों की जाने जो है वो रिस्क में डालकर, उनकी बात सुने, एपिडेमोलॉजिस्ट की बात सुने, और फिर यकीनन लॉकडाउन ही एक हल है। उसको आप अब स्मार्ट लॉकडाउन, मुझे नहीं पता ये क्या अजूबा वो लेके आए हैं। यू हैव टू डू अ वेरी इफेक्टिव लॉकडाउन। सिर्फ आपकी एसेंशियल सप्लाईज चलेंगी, और WHO की तरफ से आपकी जो रिकमेंडेशन है, लाहौर में तो हो गया, लाहौर में तो ये हो रहा है, हुकूमत ने डिसाइड कर लिया। तो आप सिंध हुकूमत का समझती हैं ये, उन्होंने तो कर्फ्यू स्टाइल का लॉकडाउन का कहा है, लेकिन उनको भी फिर टारगेटेड एरियाज को करना चाहिए। देखिए, ये NCOC फैसला करेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि नेशनल लेवल पर फैसला होना चाहिए। सिंध हुकूमत पहले दिन से बहुत ही क्लियर है कि इसका एक हल सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है, जिसमें आप लोगों को घरों तक महदूद करें और सख्ती से महदूद बट ये यहाँ पंजाब हुकूमत ने भेजा ना प्रपोजल, सिंध हुकूमत को भी कोई भेजना चाहिए। अब उन्होंने मीडिया में तो आ गया कि 15 दिन। सिंध हुकूमत कंसिस्टेंटली कह रही है, कंसिस्टेंटली, अगर आप रिकॉर्ड पर इनसे पूछ लें, जो मिनिस्टर है, फेडरल हेल्थ मिनिस्टर सिंध की, चीफ मिनिस्टर साहब, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं मैं तो NCOC में ये बोल के आया हूँ कि लॉकडाउन ही इसका वाहिद। अच्छा नफीसा साहब, एक सेकंड, अगर ठीक है, सबसे ज्यादा रेडिकल प्रपोजल। ओके होल्ड ऑन टू दिस पॉइंट प्लीज। आप अगर यहाँ रुके, मैं जरा फतियाना साहब को ले लूँ, फिर मियां साहब के पास जाता हूँ। फतियाना, बताइएगा, ये बार बार बात होती रही, वज़ीर आज़म ने भी फरमाया, असद उमर साहब भी ये कहते रहे। असद उमर साहब का वो मिसाल उन्होंने दी कि वो एक्सीडेंट के अंदर जो अमवात की शरह उस तक के हवाले से असद उमर साहब बात करते रहे। अभी रिसेंटली मैं उनका ट्वीट देख रहा था, वो भारत के अंदर जो अमवात हुई हैं या इवन लॉकडाउन की वजह से वहाँ कितना फ़ायदा कितना नुकसान हुआ, मईशत वहाँ की कितनी डूबी कितनी ऊपर आई लॉकडाउन की वजह से। अब भारत वो एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान से हमेशा 10 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क हो, लेकिन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पर हर कोई कहता रहा कि शुक्र है अल्लाह का पाकिस्तान में हालात बड़े ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का हमारे वो हालात नहीं जो इटली के अंदर थे या जो यूरोपियन ममालिक में हुए। फैक्ट ऑफ द मैटर ये डॉक्टर कहते रहे कि आपकी टेस्टिंग कमज़ोर है, कम है, इसलिए फिर आपका रिजल्ट्स भी उसी हिसाब से ग्रेजुअली आने थे। अब जब आपने लॉकडाउन करके फिर उसे उठा लिया तो स्प्रेड बढ़ गया। वो जिम्मेदारी हुकूमत पर डालती है पूरी ऑपोजिशन कि आपने डॉक्टर्स की नहीं सुनी, आपने शायद अपनी अना को ज्यादा अहमियत दी है, या आपकी डिसीजन मेकिंग कमजोर है। मनीफ फ़ारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आपको दाद दूंगा, बहुत अच्छा आपने पैनल आज सिलेक्ट किया है। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा और मियाँ जवेद लतीफ़ साहब दोनों मेरे अच्छे दोस्त हैं। मुझे तवक्को है कि आज हमारी कम अज़ कम आउट ऑफ वे लड़ाई नहीं होगी। अच्छा, और वो मेरी बात सुनना पसंद करेंगे। अच्छा जी। तो दूसरी गुजारिश ये है कि देखें, कोरोना वायरस हमने ना इंपोर्ट किया है ना हमने उसको इनवाइट किया है। ये दुनिया भर में फैला है और बड़ी सुपर ताकतें जो टेक्नोलॉजी और वसाइल से हमसे कई गुना ज़्यादा हैं, वो भी इसको रोक नहीं पाई। तो ये कहना कि हुकूमत की वजह से ये फैला है, तो ये बात तो बड़ी नामुनासिब है। अच्छा जी। दूसरा ये कि आपको याद होगा, सबसे पहले मरीज़ भी कराची में आए थे, और एक वक्त ऐसा था कि आबादी में सिंध छोटा होने के बावजूद पंजाब से आगे रहा है कोरोना वायरस के मरीज़ों की तादाद के लिहाज से। ठीक है जी। तीसरा ये कि हुकूमत ने वाकई यहाँ पे 2 लेबॉर्ट्रीज थी पूरे पाकिस्तान में जहाँ कोरोना टेस्ट हो सकता था। आज 103 लैब्स हैं। इतनी तेज़ी से हमने थोड़े अरसे में इनको एक्सपेंड किया है। ज़ाहिर है सिर्फ लेबॉर्ट्री बनाना मकसद नहीं होता, वहाँ पे टेक्निकल स्टाफ की भी ज़रूरत है जो इसकी ट्रेनिंग भी हो साथ, और वो रिज़ल्ट भी प्रोड्यूस कर सके। मज़ीद ये कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान कितने वसाइल नहीं थे कि हम घरों में बिठा के लोगों को साल, हो सकता है ये साल तक जाए, 6 माह तक जाए, तब उनको खाना खिला सकें। और भूख से लोग, बुरी हालत थी, लोग में सख्त बेचैनी थी। तभी आपने देखा एहसास, कफ़ालत और ज़कात और बाकी प्रोग्राम्स के तहत 1,60,00,000 ख़ानदानों के को बिला तफरीक हमने सबको 12,000 रुपया गुजारा अलाउंस दिया, जिससे वक्ती तौर पर प्रेशर रिलीज़ हुआ। जी जी। अब जहाँ तक मामला है कोरोना वायरस स्प्रेड का, इसमें हुकूमत ने SOP दी है
अब कुछ मेरा ख्याल है फ़र्ज़ अवाम का भी बनता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, सिर्फ हुकूमत फैसले करती जाए और अवाम उस पर अमल ना करे। काफ़ी अर्सा ही प्रापेगंडा होता रहा, कोरोना तो है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहाँ की ऐसे प्रापेगंडा है। अब थोड़ा सा एहसास हुआ है। तो मैं समझ जब तक जिस कौम में सोशल डिसिप्लिन नहीं होता और तमाम इदारे और इदारों से हट कर साथ साथ आवाम के तमाम लोग जो हैं उसमें अपना रोल अदा नहीं करते, जिसमें स्पेशली मैं कहूँगा पॉलिटिकल वर्कर, सिविल सोसाइटी, मीडिया, मजहबी रहनुमा, टीचर्स। वो तो सर हमारा रवैया है ना, बट जो लीडरशिप है वो एटलीस्ट क्लैरिटी तो देती है ना सर। कोई ये तो नहीं कहती कि जी जैसे वज़ीर आज़म ने 17 मार्च 2020 को फरमाया कि ये एक वायरस का किस्म है, इसमें 97% लोगों के साथ ये हो जाएगा, 90% को मामूली सा होगा और इसमें आपको ने घबराना नहीं है। 3 महीने गुजरने के बाद वज़ीर आज़म ने आके कहा भाई आप इसे सीरियसली क्यों नहीं लेते, लोग सीरियसली नहीं लेते। जब आप खुद ट्रिवियलाइज कर देंगे किसी चीज़ की इंटेंसिटी को तो लोगों ने क्या सीरियस ले रहे हैं सर। देखें, दूसरी बात ये, अगर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा था ना, उसकी बड़ी वजह ये थी कि बहुत पैनिक फैल गया था सारे मुल्क में, लोग खौफजदा हो गए थे कि पता नहीं कोरोना वायरस क्या चीज़ आ रही है। लोगों को थोड़ा सा सहारा देने के लिए हुकूमत ने ऐसी बात कही थी। और फिर यह है कि आप जितनी भी मेडिसिन दे लें, अब जब तक इम्यून सिस्टम ठीक नहीं होगा और साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं होगी, मरीज़ ठीक नहीं हो सकता। विल पावर उसमें होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस उसमें होना चाहिए, वो तभी हो सकता है। और वही हुकूमत ने कोशिश की कि लोगों में कॉन्फिडेंस लेवल अप किया जाए, उनको एहसास दिलवाया जाए कि ठीक है, ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, आप कोशिश करें, हुकूमत भी इक़दाम करी, अल्लाह ताला भी मेहरबानी करेगा। तो नेगेटिव बात नहीं थी, वो बुनियादी तौर पर आवाम को सही सिमत। सर आवाम बहुत रिलैक्स हो गई है वैसे उसके नतीजे में आवाम बहुत रिलैक्स हो गई थी। वज़ीर आज़म ने उन्हें कॉन्फिडेंस उनका बेहतर करने के लिए कुछ फरमाया था, लेकिन अवाम बहुत ही रिलैक्स हो गई थी। मैं ज़रा मियाँ साहब से पूछ लूँ, फिर मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। इनके पास भी चार्जशीट होती है हुकूमत के खिलाफ। मियाँ साहब, वैसे फतियाना साहब ने कह दिया ना नफीसा शाह साहिबा से उनकी लड़ाई हो सकती है क्योंकि आप सब सारे अच्छे दोस्त हैं, कोलीग्स हैं आपस में। वज़ीर आज़म ने कौम का जो मोरल है उसे बूस्ट करने के लिए, कॉन्फिडेंस बेहतर करने के लिए ऐसी बात की थी। आप लोग कीड़े ना निकाला करें। मियाँ साहब, ख़ास तौर पर मैं आपको कह रहा हूँ। अच्छा, मैं मरीज साहब, इसमें तो कोई शक नहीं कि फतियाना साहब भाई हैं, जो उन्होंने बातें की कुछ वो भी दुरुस्त कह रहे थे, मगर मैं इनकी खिदमत में ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जहाँ ये फरमा रहे हैं कि दुनिया में ये वबा आई, पाकिस्तान में नहीं, ये भी एक हकीकत है कि ये पैदाइश भी वबा पाकिस्तान की नहीं थी, ये बाहर से ही आई। तो हमें जो हिकमत अमली उस वक्त लेना चाहिए थी, आज तक नहीं हम बना सके। दूसरा, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जो हकीम इमरान खान साहब फरमाते हैं, हकीम इमरान खान साहब के इरशादात आप फरवरी से आज तक जो सुन रहे हैं, किसी एक में कोई बात की यकसुई हो, कोई एक बात उनकी जिस पे खुद वो खड़े रहे हो तो कौम कंफ्यूज हो, फिर भी मुझे गिला कोई नहीं है प्राइम मिनिस्टर से। और प्राइम मिनिस्टर अगर खुद वहाँ सारी कैबिनेट अगर खुद कंफ्यूज होगी तो क्या आवाम फिर इसी तरह उस पर इजहार करेगी ना कि पता नहीं बाबा ये है भी या नहीं। और आज जिस तरह अमवात का सामना है, जिस तरह आज केसेस का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, वो आज आपके सामने है। आज दुनिया कह रही है आपको, आप एक वक्त ढींगे मारते कहते थे कि दुनिया हमारे स्मार्ट लॉकडाउन की तारीफ कर रही है, दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान ने बड़ी अच्छी हिकमत अमली से इस वबा से जो है अपने आप को महफूज किया है। और आज पूरी दुनिया आप पर क्या कह रही है, मैं ये तो नहीं कहता कि थू कर रही है, मगर दुनिया आपको ये कह रही है कि जो खतरनाक तरीन दुनिया में ममालिक इस वबा के हवाले से हैं, पाकिस्तान का खुदा न खास्ता पहले 10 नंबरों में उसका नंबर आ रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जिस तरह फिर असद उमर की बात आपने सुनाई कि वो कह रहे हैं कि कितनी अमवात हो सकती हैं जून के एंड में या अगस्त के अवाइल में, तो मैं कहूँगा कि डॉक्टर क्या कह रहे हैं, आलमी सेहत का अदारा आपके मतलब क्या दादोशुमार दे रहा है, इसी तरह आलमी दीगर अदारे आपके। मियां साहब कथा कलामी आपने कहा, मियां साहब कथा कलामी आपने कहा ये कंफ्यूज्ड है, ये वज़ीर आज़म के बयानात के हवाले। वज़ीर आज़म का एक मौक़िफ़ अच्छा है, गलत है, बुरा लगे आपको, वो लॉकडाउन के खिलाफ रहे हैं, उनका मईशत के हवाले से आर्गूमेंट वो अपनी जगह मौजूद रहा है, वो आज भी है। तो वो कहते हैं हम कंफ्यूज नहीं है सर, वो कहते हैं कि सारा कुछ आप वज़ीर आज़म के खाते में तो ना डालें ना, ये हुकूमत के खाते में। वो असद उमर साहब ने आज भी कहा है 180 मुल्कों में कोरोना वायरस फैला है, तो वहां पर वज़ीर आज़म इमरान खान है।
नहीं, एक सेकंड मैं ये जरूर करूंगा मनीब साहब कि खुदा के लिए ये जो गलत बयानी बाकी सेक्टर में करते हैं, झूठ बोलते हैं, अदादोशुमार गलत देते हैं, इसी तरह इस वबा के हवाले से भी गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। आप ये देखें कि आपने अभी कोट किया कि हमारे प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, तो भाई आप ये देखें कि आप सनद को और लोगों की जिंदगी को मिक्स कर रहे हो, और मिक्स करके आप लोगों को एक तरफ दिखाते हो कि ये मौत है और दूसरी तरफ आप बुखार दिखाते हो, तो यकीनन लोग बुखार को कबूल करेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि भाई आप पहले दिनों में अगर सख्त लॉकडाउन करते और स्टेप बाय स्टेप आप नरम लॉकडाउन की तरफ जाते, स्टेप बाय स्टेप आप मुख्तलिफ सेक्टर खोलते जाते, तो आज दोबारा से आपको ये कहने की जरूरत पेश ना आती कि हम सख्त लॉकडाउन कर देंगे। आज लोगों को आप थ्रेट ना देते, आज लोगों को आप ये ना कहते कि फिर हम कर्फ्यू की तरफ चले जाएंगे। अच्छा, तो भाई बात ये थी, पूरी दुनिया आपको कह रही थी, पूरी दुनिया आपको कह रही थी कि खुदा के लिए इस वबा को सीरियस लो। आप कहते थे ये एक मामूली सा फ्लू है, आप कहते थे एक मामूली सा बुखार होता है, आप कहते थे कि इससे बंदा मरता नहीं है, आप भूख से लोगों को मरने से आप डरा रहे थे। और मैं ये कहता हूं कि आपकी हिकमत अमली अगर उस वक्त को थी मनीब साहब, तो बता दें, आज तक तो आपने सिमत का तयन नहीं किया। ठीक है, इस वबा के हवाले से लेकर आपने हवाले से सर सिमत का तयन जो है वो कुछ सिमत नहीं दी। और भी मामलात हैं जिनके अंदर जरूरी है मईशत, अब क्योंकि कोरोना के हवाले से जुड़ गई है। मैं जरा नफीसा शाह साहबा के पास भी आऊंगा, शामिल करते हैं। आज ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ी अजीब डिमांड की। उन्होंने कहा कि मैं कहता हूं कि ये जो, जैसे मैंने शुरू में भी कहा था, रज़ा वाकर साहब हैं या हफीज़ शेख साहब हैं, ये उन्होंने कहा कि हमारी मईशत के अंडरटेकर्स हैं, लिक्विडेटर्स हैं, इनका नाम ECL में डलना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी के दौर में थे, उस वक्त क्या ख्यालात थे पीपल्स पार्टी के, और क्या पीपल्स पार्टी ये समझती थी कि हफीज़ शेख साहब का नाम किसी स्टेज पे डलना चाहिए ECL के अंदर? और फिर मियां नवाज शरीफ साहब के टेस्ट्स के हवाले से भी बात हुई। एक ब्रेक के बाद बात करते हैं साथी। मुआशी पॉलिसी जो भी हो, हुकूमत की जारी बात है, एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने उसका फैसला कर लेना होता है। मैंने फिजा साहब, ये हफीज़ शेख साहब आपके हुकूमत में भी फाइनेंस की कलमदार इनके पास था, आज इस दौर में भी है। अब ख्वाजा साहब कह रहे हैं कि रज़ा वाकर साहब का या इनका नाम ECL में डाला जाए, ये मुल्क की इकॉनमी को अल्लाह माफ़ करे बिल्कुल डुबोने के दरपे हैं ये दोनों शख्सियात। ये ECL में नाम डालना, ये तो कोई शायद तुक नहीं बनेगा। ये इन्होंने सिंबॉलिकली कहा होगा, लेकिन इस वक्त जो तशवीशनाक बात ये है कि जिस तरफ हम देखें वहाँ इनकी जो नाकिस पॉलिसी साजी है, उसकी वजह से ज़राअत ख़तरे में, उसकी वजह से इंसानी जिंदगियां खतरे में, उसकी वजह से मईशत खतरे में। हर चीज हम हफीज शेख के कंधों पर तो नहीं रख सकते। इशू इज कि इस वक्त अगर आपका तेजी से वबा एक्सपोनेंशियली बढ़ रही है, तो इन्होंने इनकी नाकिस फैसला साजी की वजह से हुआ है, और कंप्लेसेंसी। इसी तरीके से इससे ज्यादा कंप्लेसेंसी और इनकॉम्पिटेंस, नाअहली आप देखेंगे टिड्डी दल के मसले में। अच्छा। क्योंकि 1 साल पहले और उस तसलसल से पीपल्स पार्टी हो, माहिरीन हो, लेकिन हम लोग तो कंसिस्टेंटली उनको कह रहे थे कि अगर आपने इसको इस वक्त फाइट ना किया तो आपका एग्रीकल्चर वाइप आउट हो जाएगा और आपका मैसिव। तो आपको लगता है हुकूमत ने वहां पर भी देर की है? वहां पर तो नाअहली की हद कर दी। अच्छा, 1 साल पूरा था उनको। लास्ट जून जरदारी साहब के, आप प्लीज वो रिप्ले करें कि उन्होंने क्या कहा है। उसके बाद हमने कितने कॉलिंग अटेंशन नोटिस दिए हैं, उसके बाद हमने कितनी तकारीर की हैं, ठीक है। उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने कितनी दफा कहा है, उसके बाद क्या हुआ? आज अगर 800 अरब रुपए का नुकसान होगा, टीका लगेगा इस मुल्क को, तो वो किसकी नाअहली होगी? और इस वक्त अमवात, जो बढ़ती हुई अमवात हो रही है, केसेस हो रहे हैं, तो वो किसकी ना। और इसी तरीके से मईशत को भी उन्होंने टाइम पर नहीं संभाला। 1 साल बेड़ा गर्क कितना ज्यादा हो गया था। कभी खुदकशी करनी है, कभी खुदकशी नहीं करनी।
कभी खुदकशी करनी है, कभी खुदकशी नहीं करनी। इस वक्त तो उन्होंने ऐसा कर दिया है कि पूरे मुल्क को आपने ये सुसाइडल नहज पर, ये मुल्क खुद बट विजय साहब कुछ चीजें लेट्स एडमिट अ फैक्ट कि हुकूमत ने अब वो जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 20 बिलियन पे पहुंचा हुआ था, 3 बिलियन पर उसे ले आए। तो हुकूमत ने किसी एक जगह पर, आपको चले लगता है हुकूमत ने बहुत डिजिबल परफॉर्मेंस होगी इकोनॉमी में, लेकिन कोई अच्छा भी तो हुआ है इस हुकूमत के दौर में, वो अप्रिशिएट भी करना। वो महंगाई की शरह सबसे इशू गरीब, और इस वक्त कोरोना वायरस के टाइम पर आपकी महंगाई मार्च में, फ्रॉम जनवरी टू मार्च वाला जो क्वार्टर था, खुद इनकी स्टेट बैंक और जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें खुद कह रहे हैं कि 14.6 वाज द हेडलाइन इन्फ्लेशन एट दैट टाइम। ये इनके हाल है, खुद मान रहे हैं। फतियाना साहब को दोबारा मैं ले लूं, आपका पॉइंट आ गया कर्जा जात के हवाले से भी, सर्कुलर डेट के हवाले से भी। फतियाना साहब, ये क्योंकि मईशत की बात है, बजट भी आजकल डिस्कस हो रहा है कौमी असेंबली के अंदर भी, आप भी मौजूद होते होंगे आई एम श्योर। ये कर्जा जात बढ़ गए सर, ये को 42,000 अरब पे पहुंच गया मामला। आप 30,000 का कहते थे, ये छोड़ गए कर्जा, हिस्टोरिक कर्जा था, सब कुछ कर गए, लेकिन आपका कर्जा बढ़ गया सर, और सर्कुलर डेट भी बढ़ गया, और खसारे भी बढ़ गए पब्लिक सेक्टर कॉर्पोरेशंस के। तो इसका जवाब क्या है फतियाना साहब? मुनीर साहब, इससे पहले कि मैं इस बात का जवाब दूं, आखिरी बात मैं साबका गुफ्तगू के तनाज़ुर से कहना चाहूँगा कि हर वो शख्स जो कोरोना वायरस से बाहर आया है, अपना प्लाज्मा या एक बोतल खून की अगर एक मरीज़ को दे तो जंप करके 50,000 मरीज़ बाहर आ जाएंगे। ये मेरा पैगाम जाना चाहिए सारी सोसाइटी में, सारे पाकिस्तान की तरफ। नंबर 2, जो आपने कहा, देखें बजट जो तजारती खसारा है 32 अरब डॉलर था पाकिस्तान का, वो कम होके 12 अरब डॉलर तक पहुंचा है। 1/3 तकरीबन 20 अरब डॉलर का फ़र्क पड़ा है उससे। इस तरह करंट अकाउंट खसारा जो है वो 17 अरब डॉलर था, वो भी कम होके 6 अरब डॉलर और नीचे 3 तक भी पहुँच रहा है। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर जो हैं वो 11 अरब डॉलर पे रुक गए थे, बल्कि नीचे आना शुरू हो गए थे, अब वो 16 अरब डॉलर तक चले गए हैं। और इसके साथ साथ देखें कि गैर मुल्की पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान में पहले से पहले पैसा ज़्यादा भेज रहे हैं। इकॉनमी तो दुरुस्त सिमत पर चलना शुरू हो गई है। 8% पे हम आ गए हैं मार्कअप, बैंक मार्कअप, जो पिछले दौर में आपको पता है 16-18% तक चला गया था। अब इसी तरह सर वो इस दौर में कम किया गया, 8% पे दौर में गया सर, वो इस दौर में 13%, 13.25% में क्या सर आपके दौर में गया है इतना ज़्यादा ऊपर सर? जी, अब इस वक्त 8% पे है ना, देखिए ना, हमने उसको भी इंप्रूव किया है, बेहतरी की तरफ जा रही है। जी सर, बेहतरी की तरफ आपने कहा, इकॉनमी जा रही है। मैं दोबारा आपके पास, आपसे मैंने एक अहम जवाब लेना है। मैं जरा मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, मियाँ नवाज शरीफ साहब की जो रिपोर्ट्स थी तुसी रिग्ड कराइयां सी, मतलब जाली उनकी रिपोर्ट्स थी। असद उमर साहब ने तो यही कहा है कि उधर जाके प्लेटों में से चमचे निकल आए। मैं इस पर बात करने से पहले मनीर थोड़ा ये अर्ज करूंगा कि इनका ये कहना है कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। बदकिस्मती आप देखें, लोगों की आमदन कम हो गई है और शरह टैक्स उतना ही है, जिसकी वजह से इनको नया टैक्स लगाने की जरूरत पेश नहीं आई। अच्छा। और तीसरा मैं ये कहूंगा कि ये जो फरमा रहे हैं कि कर्ज जो हमने ज्यादा लिए, या अभी जो बात की जा रही है, तो भाई हम तो रोजाना का 8 अरब कर्ज अगर लेते थे तो उसमें से आपने देखे कि नए बिजली के कारखाने लगे, नया इंफ्रास्ट्रक्चर पाकिस्तान के अंदर हमने बनाया, 1700 किलोमीटर हमने नई मोटरवे बनाई, और दीगर इसी तरह दहशतगर्दी के खिलाफ हमने ऑपरेशन किया। अब आप जो बात कर रहे हैं ना, कि जो असद उमर बात कह रहे हैं, बदकिस्मती है कि एक वफाक में भी फैज चौहान या फयाज चौहान, क्या नाम है उसका, वो एक पैदा हो गया वफाक में भी। अच्छा। जिस तरह की गुफ्तगू उसने की है आज असद उमर ने, मुझे असद उमर से ये तवक्को नहीं थी। मैं ये कहता हूँ कि क्या असद उमर से लेकर इनके इमरान खान, इनके डॉक्टर फैसल, इनके डॉक्टर ताहिर शमसी, बल्कि डॉक्टर ताहिर शमसी साहब ने हल्फन ये कहा 4 दिन पहले कि वो रिपोर्ट दुरुस्त थी। इनकी वज़ीर हेल्थ जो सूबे की हैं वो क्या कह रही हैं, इनकी डॉक्टर का बोर्ड क्या कह रहा है। और अगर इनको अपने अदारों पर एतमाद नहीं है और दुनिया में कि हमारे अदारे झूठ बोलते हैं, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दे दें, उस वक्त ये बात फिर जब हम कहते थे अगर कोई तस्दीक के लिए, अगर सही सिमत पे लेके जाने के लिए अदारों में रिफॉर्म्स की बात करते थे, तो ये कहते थे
ये अदारों पर तनकीद करते हैं, अदारों को कमजोर करना। अच्छा मियां साहब एक सेकंड, ठीक है। अच्छा सर एक सेकंड, बात करते थे, ठीक है, अदम एतमाद कर रहे हैं। अच्छा एक सेकंड रुक जाए, एक मिनट सर, एक मिनट सर, कर रहे हैं तो दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं? अच्छा फतियाना साहब, ये आप खुद जाती तौर पर समझते हैं मियां नवाज शरीफ साहब की रिपोर्ट जाली थी? अब पूरी हुकूमत को वो कौन सी लेबोरेटरी थी जो पागल बना गई, माजरत के साथ के लफ्ज में कह रहा हूं, बेवकूफ बना गई और किसी को पता ही नहीं चला मियां साहब की रिपोर्ट जाली हैं, और उन जाली रिपोर्ट्स की बिना पर वो रिलीफ लेकर अदालतों से भी हर जगह से बाहर चले गए? देखें, ये मामला मैनेज किया गया था और मैनेजमेंट के पीछे कौन लोग थे ये वक्त आने पे खुद ही कौम को पता चल जाएगा। तो नहीं पता सर? अहम लोग थे। आपको नहीं पता सर? तो जिस बिना पे उन्हें यहाँ से निकाला गया, सर आप खुद ये कह रहे हैं निकले इसका फतियाना साहब, सर आपकी बात बहुत अहम है, आपने कहा बहुत अहम लोग थे और मैनेज किया गया ये मामला, तो जरा इस पे इतनी रोशनी डालेंगे या कुछ मजीद रोशनी डाल सकते हैं? अब आपने ये तो बता दिया अहम लोग थे और मैनेज किया गया। जी इस पे मैं मजीद बात नहीं करना चाहता। अच्छा जी, फिर गाली अगर ये करना नहीं चाहते फतियाना साहब तो मुझे इजाजत दे दें, मुझे इजाजत दे दें। मियां साहब ध्यान से कीजिएगा, मैं नफीसा शाह साहब से पूछ लेता हूँ। मेरी बात सुन लें, मैं आपकी इजाजत से फतियाना साहब को, सिर्फ मेरे भाई हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाहता हूँ कि अगर ये बकौल फतियाना साहब के ताकतवर लोगों ने या बासर लोगों ने मैनेज किया था, तो फिर मुझे ये कहने की इजाजत दें कि नवाज शरीफ को जो नाहल किया था, मरियम नवाज शरीफ को जो सजा दी थी, फिर वो भी बासर लोगों ने मैनेज किया था। अगर अदारे आपके इस तरह करते हैं तो फिर वो भी आप ये माने और पूरी कौम के सामने इतराफ करें कि वो भी वक्त आएगा, सामने चीजें आएंगी। अच्छा एक मिनट, अब मैं नफीसा शाह साहब से पूछने से पहले फतियाना साहब एक दफा फिर अर्ज करूंगा, मुझे बताइए कि वजीर आजम को पता था कि ये सब मैनेज हो रहा है? मेरा नहीं ख्याल कि वज़ीर आज़म को पता था, और मेरा ख्याल वज़ीर आज़म ने तो कि वो इंतहाई नरम दिल हैं और इंसान से मोहब्बत करने वाले हैं, जब उन्हें बताया गया कि उनकी तबीयत वाकई बहुत ख़तरनाक हद तक पहुंच चुकी है, तो उन्होंने फ़ौरी कहा कि ठीक है, अगर ये हालत है और ये रिपोर्ट्स अगर दुरुस्त हैं तो इनको वापस बाहर मुल्क से जाने दिया जाए। मेरा ख्याल उनकी तो नरम दिली का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है। और ऐसी बात यानी कि इसमें फिर आपको वज़रा भी शामिल हो सकते हैं ना सर, जिन्होंने फिर मैनेज की होंगी सारी रिपोर्टें, वज़ीर आज़म तक तो वही बात पहुँचाई गई जो उनके वज़रा के जरिए आई। जी मेरा ख्याल है वज़रा का इसमें डायरेक्ट ताल्लुक नहीं होता, जो नीचे से एक रिपोर्ट्स बनती हैं, ब्यूरोक्रेसी बनाती है, या कुछ डॉक्टर्स थे इसमें मुलव्वस। अच्छा। तो वो उस हद तक की बात थी, लोग ट्रस्ट करते हैं बाज़ अपने इदारों पे और अपने सबॉर्डिनेट्स पे। अच्छा। और तो उस वजह से ही हो गया गलत इसमें, मेरा ख्याल तो अब हो गया, जो सबको पता है, सबको पूरी कौम को पता है। अच्छा नहीं, एक मिनट नफीसा शाह साहब, ये बात आपको समझ आती है? वो फतियाना साहब ने कहा ये मैनेज किया गया। एक सेकंड साहब, नफीसा साहब एक सेकंड, मैं नफीसा बीबी से माजरत से मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आज के प्राइम मिनिस्टर के नीचे बकौल फतियाना साहब के ये चीजें मैनेज हो गई, तो उस वक्त के जो प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ साहब, इसका मतलब है कि उनके नीचे भी चीजें फिर मैनेज हो गई, या दोनों चीजें गलत हैं या दोनों चीजें सच हैं। अच्छा, अब नफीसा साहब ये बात समझ आती है आपको? देखिए, ये तो फिर इनकी खुद रिफ्लेक्ट होता है कि वजीर आजम साहब की टीम और फिर जो क्योंकि टीम लीडर हैं वो कितने नाअहल हैं कि उनको पता ही नहीं होता, उनके नाक के नीचे से चीजें हो जाती हैं। फतियाना साहब, माजरत के साथ बेखबर हुकूमत थी कि पता ही नहीं चला, ये कल तो कुछ भी हो सकता है। फिर वजीर आजम को कोई भी जाली रिपोर्ट्स, कोई जाली दस्तावेज दे सकता है और वजीर आजम उस पर आंखें बंद करके यकीन कर लेंगे। देखें, एतमाद करना पड़ता है अपने तो सबॉर्डिनेट्स पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इनके बगैर काम चलता भी नहीं है। अच्छा जी। और वज़ीर आज़म काफ़ी अलर्ट हैं इस वाक़े के बाद। अब मेरा ख्याल है कि बार बार किसी को आजमाया नहीं जा सकता। ठीक है, लेकिन उनकी वो मैं अपना प्राइम मिनिस्टर की वो मोहब्बत है इंसान से, जो उन्होंने कहा कि एक मरीज़ को पाकिस्तान में अगर सहूलत मैसर नहीं है तो बाहर जाने दिया जाए, तो उनकी नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। ठीक हो, नीयत दुरुस्त थी, उनके हक में चीज़ जाती है। बहरहाल प्रोग्राम का इस सेगमेंट का वक्त यहाँ खत्म होता है। मैं फतियाना साहब का, मियां जावेद लतीफ़ साहब का और नफीसा शाह साहबा का शुक्रिया अदा करूँगा। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। सादा अल्फाज में इस हुकूमत ने पिछले 2 साल में मईशत के हवाले से क्या किया है, आपको लगेगा शायद कि बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स किस्म की बातचीत होगी, नहीं, सादा अल्फाज में आपको बताएंगे कि वो बातें जो जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आने के पहले, उसके बाद करती रही, खुद पिछले 2 साल के अंदर क्या करती रही है, फिर बात करेंगे हमारे ब्रेक के बाद।
हुकूमत ने बजट पेश कर दिया जी अपना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दूसरा बहुत बड़ा बजट था। हुकूमत ने जो कोविड की सूरत हाल है उसके हवाले से ज़्यादा उस पर दबाव रखा है कि कोरोना वायरस के हवाले से, क्योंकि पूरी दुनिया में जो मुख्तलिफ ममालिक की मईशत है वो सुकड़ी है, पाकिस्तान की मईशत ने भी बहुत बड़ा हिट लिया है इससे। और हुकूमत ये भी कह रही है कि एक बड़ा स्टिमुलस जो बड़ा पैकेज दिया था हुकूमत ने, उसकी वजह से भी मसाइल सामने आ रहे हैं। लेकिन ज़रा आसान अल्फाज के अंदर, क्या हुकूमत की कारकर्दगी कोरोना वायरस आने से पहले ऐसी थी जिसके ऊपर हम ये कह सकते हैं कि हुकूमत मुआशी तौर पर कम से कम अपने दूसरे साल मुकम्मल होते हुए बेहतर परफॉर्म कर रही थी? क्योंकि एक सवा साल तो हम सुनते रहे कि पिछली हुकूमत ने बहुत बेड़ा गर्क किया था, लेकिन क्या इस हुकूमत ने उस बेड़ा गर्क को कुछ ठीक करने की कोशिश की, उस बेड़े को पार लगाने की कोशिश की? किस हद तक की, कितनी कामयाब हुई? और इस साल का जो हुकूमत का टारगेट है, जो बड़ा एम्बिशियस टारगेट है, तकरीबन 49 खरब 63 अरब रुपए का टैक्स कलेक्शन के हवाले से, ये कैसा टारगेट है, अचीवेबल है या नहीं है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फ़ारूक सलीम साहब, मुल्क के लीडिंग इकोनॉमिस्ट भी हैं, इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं द न्यूज़ के अंदर, फिगर्स के आदमी हैं, बड़े क्लियर और मेटिकुलस रिव्यूज़ होते हैं इनके, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। फ़ारूक साहब बहुत शुक्रिया जनाब। सर ज़रा पहले थोड़ा ज़रा सादा अल्फाज के अंदर कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हमारा व्यूअर जो है उसको भी ज़रा आसानी से समझ आनी चाहिए। एक बात, जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई थी, उन्होंने कहा जी ये कोई 30,000 अरब का कर्जा कहता था, कोई 24,000 अरब का कर्जा कहता था, कोई 32,000 अरब का कर्जा कहता था जी कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत छोड़ गई, पीपल्स पार्टी ने इतना लिया था, ये इतना करके छोड़ गए। आज के हालात के अंदर हुकूमत ये कहती है देखिए जी हमने 5,000 अरब कर्जा शायद वापस भी किया है और पता नहीं क्या कुछ किया है। जरा सादा अल्फाज में बताएं इसकी हकीकत आज के दौर में अब है क्या? इस वक्त हमारी हुकूमत ने कर्जा कम कर दिया है 30,000 से या कुछ और हो गया? मुनीब साहब, मैंने हमाद अजहर साहब की जो तकरीर थी वो 2 दफ़ा सुनी। उसके बाद जितने भी बजट के डॉक्यूमेंट्स आए हैं उनकी फिगर्स मैं बहुत ही गौर से देखता रहा हूँ। और आप कह रहे हैं कि सादा तरीन अल्फाज में अगर खलासा मैं आपको कहना चाहूँ तो सीरियसली वो तकरीर भी और जो बजट आया है उसमें एक हकीकत और 100 अफसाने की कहानी है। अच्छा। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो वाहिद हकीकत मुझे तकरीर में नजर आई है वो ये है कि करंट अकाउंट डेफिसिट का खसारा पीटीआई की हुकूमत के दौरान बड़ी तेजी से नीचे आया। ये वाकई में हकीकत है। पीएमएलएन जब छोड़ के गई थी तो तकरीबन 20 अरब डॉलर का खसारा था और अब वो 3 अरब डॉलर पे आ गया है पिछले 22 या 23 महीनों में। लेकिन ये वाहिद हकीकत है तकरीर में भी और बजटरी फिगर्स में भी। बाकी तो सारे अफसाने हैं मुनीब साहब। अच्छा, एक के बाद एक अफसाना है। एक अफसाना अभी आप जिसका जिक्र कर रहे थे वो कर्जाजात का अफसाना है। यानी कि पीपल्स पार्टी जब आई थी तो उस वक्त मुल्क के ऊपर कोई 6,000 अरब का कर्जा था। फिर 5 साल में वो 6,000 अरब से पहुंच गया 16,000 अरब पे, यानी कि 10,000 अरब इजाफी। अब हम यहाँ नेट की बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के दौरान भी पुराने कर्जाजात वापस किए गए। हर हुकूमत पुराने कर्जाजात जो है वो वापस करती है, ये रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। पाकिस्तान ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया। फिर पीएमएलएन की हुकूमत आई तो 16,000 अरब से शुरू हुआ था और वो 30,000 अरब पे ले गए। और अगस्त 2018 में जब पीटीआई की हुकूमत आई तो वो 30,000 अरब का कर्जा था और आज 22 या 23 महीनों में वो तकरीबन 42 से 43 बिलियन रुपीज पहुंच गया। 43 ट्रिलियन रुपीज, यानी कि 82,000 अरब। 42,000 अरब सर? 42,000 बिलियन, 42 ट्रिलियन रुपीज। ठीक है, 42,000 अरब। 12 से 13,000 अरब इजाफी कर्जा लिया गया है पिछले 22 या 23 महीनों में। अच्छा, इसको आसान, इससे भी आसान कर देते हैं। देखिए, अरबों खरबों लोग, आम आदमी नहीं समझ पाता। इसको आप ऐसे ले लीजिए कि पीपल्स पार्टी रोजाना की बुनियाद में 5 अरब रुपया इजाफी लिया करती थी। इजाफी कर्जे की हम बात कर रहे हैं, पुराने कर्जाजात वापस करने के बाद 5 अरब रुपया इजाफी कर्जा। फिर पीएमएलएन आई, वो 8 अरब रुपया इजाफी कर्जा लिया करती थी और हम उस वक्त भी रोते थे और कहते थे कि बहुत तेजी से कर्जा बढ़ रहा है। जो एवरेज आ रही है पिछले 22 महीनों की पीटीआई हुकूमत की, वो 18 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा है। अच्छा, ये है असल कंपैरिजन। पीपल्स पार्टी के दौरान 5 अरब रोजाना, पीएमएलएन के दौरान 8 अरब रोजाना
और पीटीआई के दौरान 18 अरब रुपया रोजाना का इजाफी कर्जा। ओके, अच्छा, इसको अगर आप और डिटेल में जाना चाहते हैं तो सर नहीं, मैं इसको जरा सादा रखना चाहूंगा। मैं अब ये आपने कर्जे का बड़ा अच्छा बता दिया, कर्जों के वक़्त इसके ऊपर बहुत ज्यादा बयानबाजी हुई है, कैंपेन्स भी हुई हैं। अब सर जरा दूसरी बात मुझे बता दीजिए कि जिसे मुआशी ग्रोथ कहते हैं, मैं इकोनॉमिक्स का आदमी नहीं हूं, लेकिन मैं बैसियत एक पाकिस्तानी के चाहूंगा कि आप जरा आसानी से बता दें। इस दफा के -3.8% की ग्रोथ बताई गई है। क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ के हवाले से पहली दफा है कि मनफी में गई है ग्रोथ, या इससे पहले भी कोई एक आध दफा ऐसे हुआ है? एक साल था 68 ईयर्स अगो। अच्छा, आप समझिए कि 68 साल पहले एक साल मैंने देखा था जिसमें मनफी ग्रोथ है। अदरवाइज आपकी मेरी जिंदगी का मामला जो है पिछले 68 ईयर्स में कभी भी मनफी ग्रोथ नहीं हुई। अब मनफी ग्रोथ का मतलब क्या है? देखिए, आम आदमी नहीं समझता। मनफी ग्रोथ इकोनॉमिस्ट आपस में इस्तेमाल कर लेते हैं। मनफी ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर हमारी मईशत सुकड़ रही है तो तकरीबन 80 लाख से 1 करोड़ पाकिस्तानी बेरोजगार हो जाएंगे। और दूसरा मतलब ये है कि तकरीबन 3 से 4 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो शराए गुर्बत से गिर जाएंगे। तो आम आदमी के ऊपर ये -0.38 का कोई मतलब नहीं है सिवाय इन दो चीजों के कि आपके यहाँ हमारे यहाँ गुर्बत बेतहाशा बढ़ जाएगी और हमारे यहाँ बेरोजगारी बढ़ जाएगी। ये असर है आम आदमी के ऊपर जो होगा। अच्छा, अब आपने ब्रीफली कोरोना का जिक्र किया था। जी बिल्कुल। देखिए 3 महीने इस माली साल के वो कोरोना का नतीजा आप जरूर कह सकते हैं, लेकिन इस माली साल में पहले 9 महीने में कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं था। और अगर आप ग्राफ देखना चाहें, शायद सोशल मीडिया पे बेशुमार चल रहे हैं, एक मैं भी ट्विटर पे लगा चुका हूं कि अगर आप ग्राफ देखना चाहें तो कोई 5.8% की जो माशी ग्रोथ की फिगर पीएमएलएन छोड़ के गई थी वो कोरोना से कहीं पहले 1.9 पे पहुंच चुकी थी, यानी कि आधी से भी कम हो चुकी थी। तो माशी ग्रोथ का आखिरी 3 महीने का आप जरूर कोरोना के ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन पहले 9 महीने जो हैं माली साल के उसमें कोरोना का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक, अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, ये भी ज़रूरी है सर फारूक साहब, कि आमतौर पर हुकूमत बार बार अब ये कहती है बिकॉज इसका ताल्लुक मईशत का सियासत से है, हम ज़रा इन ऑल फेयरनेस क्या ये कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हुकूमत के जब आई है उसने रिफॉर्म्स किए हैं जिनकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि एटलीस्ट डायरेक्शन दुरुस्त हो गई है और डिविडेंड्स आने थे, लेकिन बीच में कोरोना आ गया, क्योंकि ये भी हुकूमत का एक डिफेंस है। तो जरा मुझे इस डायरेक्शन के हवाले से बताइएगा, रिफॉर्म्स के हवाले से बताइएगा, क्योंकि सर्कुलर डेट कहा जाता था कि बहुत बड़ा है जी, 1.2 ट्रिलियन है गालिबन। क्या रिफॉर्म्स लाए गए हैं पिछले 2 साल के अंदर तकरीबन इस बात में? मुनीब साहब, हमाद अजहर साहब ने स्पेसिफिकली कहा कि जो इदारों में हम इस्लाहात लेके आए हैं उसके नतीजे में इदारे बहुत बेहतर हो गए। अच्छा, अब इदारे, मुझे याद है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की अगर हम बात कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान स्टील है, पाकिस्तान रेलवेज है, पीआईए है, और ये टोटल में तकरीबन 197 ऐसे रियासती इदारे हैं। इनके ऊपर जो मजमूई कर्जा जात थे, अगस्त 2018 जिस महीने पीटीआई आई है उस वक्त इनके ऊपर मजबूरी कर्जा जात 1400 अरब के थे। ठीक है जी। और ये फिगर आ रही है जो स्टेट बैंक ने अपनी स्टेटमेंट्स में दी है। जुलाई और जून 2019 की फिगर जो है वो कोई 2100 अरब की है, यानी कि 700 अरब रुपए का इजाफी खसारा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, अगेन पीआईए, पाकिस्तान स्टील, पाकिस्तान रेलवे, इन्होंने पहले 12 महीने जो गुजरे हैं पीटीआई के हुकूमत के, उसमें 700 अरब का इजाफी खसारा किया है। इसमें अभी बिजली का सेक्टर हम शामिल नहीं कर रहे हैं। अगर बिजली का सेक्टर शामिल कर ले, जो आपने गर्दिशी कर्जाजात का जिक्र किया, मुझे याद है कि अगस्त 2018 में अगेन जब पीटीआई की हुकूमत आई थी तो पावर डिवीजन वालों ने हमें एक ब्रीफिंग दी थी और उन्होंने कहा था कि भाई पीएमएलएन वाले जो हैं वो 1200 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा छोड़ के जा रहे हैं और बहुत बड़ा बोझ है पीटीआई के ऊपर। ठीक,
जो लेटेस्ट फिगर मुनीब साहब आ रही है वो बड़ी खतरनाक है। वो कह रहे हैं कि अब 2000 अरब रुपए से वो जो मजबूरी गर्दिशी करता था वो उससे भी तजावुज कर चुका है, जिसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन 800 अरब रुपया हमने फेंका है बिजली के सेक्टर के अंदर। अब आप इसको एक अगर दूसरे अंदाज से देखिए कि पाकिस्तान इतना अमीर मुल्क है, मैं दोबारा कह रहा हूं इतना अमीर मुल्क है कि हमारी हुकूमत 1000 अरब रुपया पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के अंदर फेंक देती है सालाना। सही है। हमारी हुकूमत 800 से 900 अरब रुपया फेंक देती है बिजली के सेक्टर के अंदर सालाना की बुनियाद पे। हमारी हुकूमत तकरीबन $2 बिलियन की, अभी जो रिपोर्ट लेटेस्ट आई है कि $2 बिलियन की गैस चोरी हो रही है इस मुल्क के अंदर। तो अगर इस किस्म की इस्लाहात हमाद अजहर साहब की तरफ रेफर कर रहे हैं तो फिर खुदाया ऐसी इस्लाहात ना ही लाते तो बेहतर था। ठीक, बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, आपने अपना कीमती हमें वक्त और सादा ज़बान के अंदर इस वक्त मुआशी सूरत हाल क्या है, जो बजट आया है उसके अंदर जो बहुत सारे जारगन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, अल्फाज लफ्ज़ों का हेर फेर आदाद शुमार, उससे सेपरेट होकर अलहदा होकर हमने कोशिश की कि आपको जिनको मेरी तरह मईशत की इतनी समझ नहीं है उनको समझ आए कि इस वक्त जो हो रहा है वो क्या है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कोरोना वायरस आने से पहले क्या कर रही थी, क्या गुल खिला रही थी और किस हद तक आगे बढ़ रही थी। ये आपने इस सेगमेंट के अंदर जाना। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।